राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे और आपका जो अध्ययन का कार्य है वो भली भांति चल रहा होगा। अर्थव्यवस्था की अगली वीडियो में आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धरती पर। पिछली जो वीडियो थी उस पर बहुत ही कम व्यूज़ आए, तो क्या कम व्यूज़ आने की वजह से वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि जिन 4 बच्चों ने या जिन 4 से 5 बच्चों ने मुझसे बोला है कि सर अर्थव्यवस्था की वीडियो बनाइए, जिन 4 या 5 बच्चों ने मुझसे बोला कि सर अर्थव्यवस्था की वीडियो बनाइए, अगर वो 4 बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे जो वीडियो बनाने का जो मेहनत है या जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा वीडियो बनाना क्या है, सार्थक है। ठीक, किसी कार्य को करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें उसमें एकदम से सफलता मिल जाएगी। जैसे मान लो क्या हुआ, आज मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, कल मैं ये चाहूँ कि मेरी अर्निंग होने लगे, कल ये चाहूँ कि 2000, 20,000, 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को या हर काम को होने में क्या लगता है, समय लगता है। इसी तरह सेम होता है, जैसे मान लो हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब कंपटीशन में आते हैं, जब हम तैयारी करते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, एक समय लगता है। तैयारी के लिए क्या लगता है, समय लगता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 माह हुआ तैयारी करते करते, अब सोचने लगे रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। आप जब तक उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह ही होता है कि किसी भी काम को जब आप करते हैं तो उसमें समय देना पड़ता है। जब तक वो समय जितना उस काम के लिए चाहिए वो समय जब तक प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो वीडियो मैंने बनाई थी, पिछली वीडियो बहुत कम व्यूज़ आए, तो इसका मतलब नहीं कि अब वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 4-5 बच्चों ने बोला है मुझसे वीडियो बनाने के लिए, वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है जो बच्चे जिन्हें आवश्यकता है, जो चाहते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, तो लोग वहाँ से वीडियो देख लेंगे, बहुत बहुत अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, मुझसे भी अच्छे पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, तो वो ये चाहते कि रिवीजन हो जाएगा, या वो चाहते कि एक होता है ना, ऑफलाइन पढ़ते हैं उसी से पढ़ें, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं जो समझ में आते हैं। इस वजह से वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ चले जाएं, एकदम से वायरल हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक, ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा आप एक अपर लेवल पर पहुंच जाते हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ एक लंबा समय हो जाता है तो। ठीक, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे। जिन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, जो लोग जिन्हें फ़ायदा हो रहा है वो देखें। ये बिल्कुल ना सोचिए कि कम व्यूज़ आ रहे हैं या दूसरे लोग नहीं देख रहे तो हम भी नहीं देखेंगे। जिन्हें फ़ायदा हो रहा है वो देखें, और नहीं, बाकी लोग तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं सब लोग। ठीक, तो आइए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। ठीक, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास होता क्या है, आज की वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आर्थिक वृद्धि क्या होती है। ठीक, देखो, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि क्या होती है, इसके लिए उदाहरण समझना पड़ेगा पहले आपको। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है ए, एक व्यक्ति का नाम है ए और एक व्यक्ति का नाम है बी। 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की जो आय है वो कितनी है, 10,000 रुपये है। दोनों व्यक्तियों की आय कितनी है, 10,000 रुपये है मंथली। ठीक, दोनों व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति ए है इसका खर्च ज़्यादा है, या ऐसा समझ लो ये व्यक्ति ए है जो अपने महीने में 10,000 कमा रहा है, ये 10 के 10,000 क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। ठीक, ये क्या करता है, 10,000 खर्च कर दे रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो बी, ये इसमें से कितने रुपए पर मंथ बचाता है, तो हमने मान लिया, मान लो 3,000 रुपये पर मंथ ही क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, जो 10,000 रुपये उसकी सैलरी है उसमें से। ठीक, जो 10,000 उसकी सैलरी है उसमें से वो क्या कर रहा है, 3,000 पर माह बचा लेता है। अब इसमें होगा क्या कि जो बी है
ये धीरे धीरे करके क्या करेगा, ज़्यादा पैसे बचा लेगा। एक निश्चित समय के बाद, 1 साल के बाद, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक निश्चित अमाउंट जमा हो जाएगा। लेकिन ए के पास कोई भी पैसा बचत में नहीं है। ए ने क्या किया, ए की जो सैलरी थी या जो आय थी उसमें वृद्धि हो गई। हमने ऐसा मान लिया कि ए की जो आय थी वो कितनी हो गई, 12,000 हो गई प्रति माह। लेकिन इसकी बी की अब भी कितनी है, 10,000 रुपये प्रति माह है। ठीक, सॉरी 10,000 रुपये प्रति माह है। अब ये क्या करेगा, ये 10 में से 3,000 बचा ले रहा है, लेकिन जो ए है वो 12,000 होने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं बचा पा रहा है। अब इस स्थिति में होगा क्या कि जो बी है ये जब एक निश्चित समय के बाद निश्चित अमाउंट जमा कर लेगा तो उससे क्या कर लेगा, कुछ नया कर लेगा जो कौन नहीं कर पाएगा, ए नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो बी ने क्या किया, एक गाड़ी खरीद ली। बी ने क्या किया, गाड़ी खरीद ली। ठीक, अब वृद्धि में 2 प्रकार की वृद्धि होती है, एक होती है गुणात्मक और एक होती है मात्रात्मक वृद्धि। एक ही मात्रा में तो वृद्धि हो रही है, कितनी हो गई, पहले 10,000 थे अब 12,000 हो गए, मतलब 3,000 की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसकी, ए की आय में। मतलब इसकी मात्रा में तो वृद्धि हुई लेकिन इसके गुणों में कोई वृद्धि नहीं हो पाएगी। गुणों की वृद्धि का मतलब होता है कोई नई चीज का जुड़ जाना। इसके गुणों में वृद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि जो पहले 10 थे 10 खर्च कर देता था, अब इसके पास कितने हो गए, 12 हो गए। तब भी ये टोटल कितने, 12,000 रुपये जो भी हैं वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। लेकिन जो बी था वो हर माह कितने रुपए बचाता था, 3,000 रुपये बचाता था। मतलब इसने क्या किया, गाड़ी खरीद ली। अब इसके बी के गुणों में क्या होगी, वृद्धि हो गई। इसके गुणों में एक नई चीज जुड़ गई, वो क्या है, गाड़ी। तो ये क्या हो जाएगी, गुणात्मक वृद्धि। एक ही मात्रात्मक वृद्धि हो रही है लेकिन गुणात्मक वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक, तो आपको इसी से समझना है कि गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि क्या होती है। मतलब अगर उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक, जो हमारे पास है उसमें कुछ ऐड हो रहा है, गुणों में कुछ ऐड हो रहा है, कोई वस्तु वगैरह ऐड हो रही है तो गुणात्मक है। लेकिन हमारी आय तो बढ़ रही है लेकिन हमारे गुणों में कोई वृद्धि नहीं हो रही, तो ये होगी मात्रात्मक वृद्धि। तो दो प्रकार की हो गई, गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि। अब हम आते हैं दोबारा से आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि पर। देखो आर्थिक वृद्धि क्या होती है, आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि से है, गुणात्मक वृद्धि से नहीं। किससे, मात्रात्मक वृद्धि से है। आर्थिक वृद्धि से यह ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। आर्थिक वृद्धि स्थिर प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यही बताया था कि आर्थिक वृद्धि गुणात्मक नहीं है, आर्थिक वृद्धि कैसी, मात्रात्मक में है कि आपकी सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन आप उस सैलरी से कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नए गुण डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मात्रात्मक वृद्धि तो हो रही है लेकिन गुणात्मक नहीं हो रही, और जो गुणात्मक वृद्धि नहीं होगी तो कोई भी नवीनता नहीं होगी, नवीनता का सृजन नहीं होता है। आर्थिक वृद्धि को 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है, कुल उत्पादन में वृद्धि और प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। मतलब जो ओवरऑल उत्पादन हो रहा है उसकी वृद्धि और प्रति व्यक्ति कितनी वृद्धि हो रही उसकी वृद्धि। ठीक, आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक तथा धनात्मक होती है। अब इसे समझो, जैसे अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखो क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति की पिछली साल जो आय थी वो कितनी थी, 4,000 रुपए थी। पिछली बार जो आय थी वो कितनी थी, 4,000 रुपए थी। ठीक, और इस बार उससे बढ़ के कितनी होगी, 5,000 रुपये होगी। कितनी होगी, 5,000 रुपये होगी। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो इसमें वृद्धि हुई आपकी 1,000 रुपये की। ठीक, दूसरी तरफ देखो, अगर किसी की व्यक्ति की आय 5,000 थी और 4,000 रुपये हो गई तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि नहीं हुई, कितनी हुई, कमी हुई। कितनी की, 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये की क्या होगी, कमी होगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में इसे कमी ना कह के क्या कहते हैं, ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं, इसे कमी नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि। इसे क्या कहेंगे, धनात्मक वृद्धि। तो कमी को कमी ना कह के क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। तो वृद्धि कितने प्रकार की हो जाएगी, 2 प्रकार की। आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक व धनात्मक होती है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, आर्थिक विकास की। अब देखो, एक व्यक्ति है जिसकी मात्रा में तो वृद्धि हो रही है
लेकिन गुणों में वृद्धि नहीं हो रही है। जब किसी व्यक्ति के गुणों में वृद्धि नहीं होगी तो क्या वो व्यक्ति विकास करेगा? नहीं। जैसे अभी हमने देखा था ए के पास 10,000 रुपये थे तब भी खर्च कर दे रहा है, 12,000 रुपये थे तब भी खर्च कर दे रहा है। मतलब जो ए है, ए कुछ भी नहीं बचा रहा है, तो इसका मतलब ए का विकास नहीं हो रहा है। ए पैसे बचा ही नहीं रहा है तो ए का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? गुणात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। आर्थिक विकास कैसी हो जाएगी? गुणात्मक। क्योंकि बी हमने देखा था, बी क्या कर रहा था? अपने गुणों में वृद्धि कर रहा था। तो आर्थिक वृद्धि पूछे कैसी प्रक्रिया है? मात्रात्मक। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। और आर्थिक विकास कैसी प्रक्रिया है? गुणात्मक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश के समस्त उत्पादन संसाधनों का अधिक कुशलता पूर्वक दोहन होता है। आर्थिक विकास से आशय अधिक उत्पादन, नवीन तकनीकी का कुशलतम उपयोग है। आर्थिक विकास कैसी संकल्पना है? तो ध्यान रखना है आपको, गुणात्मक संकल्पना है। आर्थिक विकास कैसी संकल्पना है? गुणात्मक। किसी व्यक्ति के गुणों में वृद्धि होगी तभी विकास होगा। मात्रा में चाहे जितनी भी वृद्धि हो जाए, जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति का विकास होगा। जैसे अभी हमने देखा था ए 10 से 12,000 सैलरी उसकी हो गई, फिर भी उसका कोई भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि सारे पैसे क्या कर दे रहा था? वो खर्च कर दे रहा था। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा आय। आय क्या होता है? किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों में समुचित उपयोग तथा लोगों के मिलने वाली आर्थिक कल्याण में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो किस पे आधारित होते हैं? एक वित्त वर्ष पे आधारित होते हैं। और एक वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको वित्त वर्ष याद रखना है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अब देखेंगे हम भारतीय जो आय है, आय के आकलन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो इसकी पृष्ठभूमि है। सबसे पहले किसने आय का आकलन किया? तो आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की तथा इनकी पुस्तक का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है दादा भाई नौरोजी की। इसके बाद जो अगले व्यक्ति आए वो कौन आए? 1931-32 में BKRV राव ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की शुरुआत की तथा सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन किया। अब 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन तो आपको बताना है किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, 68 में। और अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? तो BKRV राव 1931-32 में। ठीक, उसके बाद BKRV राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका गठन कब हुआ था? 4 अगस्त 1949 को तथा इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 को। ठीक, देखो आयोग है इसलिए यह संगठन है, इसकी स्थापना गठन पहले हुआ है और स्थापना क्या होगी? बाद में होगी। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। ठीक, अब देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो अवधारणाएं हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है GDP, बहुत ही महत्वपूर्ण है NDP, बहुत महत्वपूर्ण है GNP, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है NNP। इन सभी को क्या करेंगे हम अगली वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं तक कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसमें आपका एक टॉपिक कवर हो जा रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, छोटी छोटी जो वीडियो हैं उनको बनाने का प्रयास करेंगे और जिससे आपका भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा और जो बच्चों का जिनका रिवीजन होना है उनका ठीक से क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर आपके मतलब की है, आपको समझ में आ रहा है तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जो आपको समझ में आ रहा है वो करें, अगर नहीं आ रहा है तो फालतू में समय बर्बाद ना करें, फिर आप कहीं से दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।